पोस्टमार्टम घर, क्यों सुनते ही रूह कांप उठती है। नमस्कार, आदाब मेरे प्यारे खौफ फैमिली, मैं हूं आपका मिस्टर खौफ। दोस्तों, आज की कहानी रमेश की नजर से सुनेंगे, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, वैसे तो आपने कई डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आज की कहानी सुनकर आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इस कहानी में, लेकिन एक बात तो तय है, अगर आप इसे पूरी तरह सुनेंगे तो आपको सच्चे डर का एहसास होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि पोस्टमार्टम घर का नाम सुनते ही क्यों हमारी रूह कांप उठती है? उस ठंडी हवा, उस सन्नाटे और उस अजीब से डर का क्या? यही तो है वो जादू जो हमें उस डरावने अनुभव का हिस्सा बनाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और हमारे आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और चारों ओर एक डरावनी खामोशी पसरी हुई थी। मैं चौकीदारी करना था, अपनी टॉर्च के हल्के से कांपते हुए प्रकाश के साथ उस घर की ओर देख रहा था। ये वही पोस्टमार्टम घर था जिसकी कहानियां पूरे कस्बे में मशहूर थीं। कहते हैं कि रात में वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं और वहां किसी आत्मा का बसेरा है। रमेश नया था, उसे नौकरी के लिए अपनी जरूरतों की वजह से ये काम स्वीकार करना पड़ा था, लेकिन उस रात उसका पहला पड़ाव उस डरावने पोस्टमार्टम घर की ओर था। अस्पताल के बाकी चौकीदार भी इस जगह पर रात की गश्त करने से कतराते थे। उस रात आसमान में काले बादल घिर आए थे और ठंडी हवाएं चल रही थीं। रमेश ने अपनी ड्यूटी पर निडरता का नकाब पहना हुआ था, लेकिन उसके भीतर का डर उसके दिल की धड़कनें तेज कर रहा था। जब उसने पोस्टमार्टम घर का दरवाजा खोला तो एक पुरानी लकड़ी की चरमराहट की आवाज ने उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ा दी। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी बू का एहसास हुआ, जैसे किसी पुराने सड़े हुए कपड़े या जले हुए मांस की गंध। उसने अपने चेहरे पर रुमाल बांध लिया ताकि वो गंध बर्दाश्त कर सके। कमरा खाली और ठंडा था, परंतु एक अजीब सी नमी उसकी त्वचा पर महसूस हो रही थी। उस जगह के बारे में कहते थे कि एक बार डॉक्टर शर्मा, जो पोस्टमार्टम करता था, की अचानक मौत हुई थी और तब से उसकी आत्मा यहीं भटकती है। रमेश ने हिम्मत जुटाकर अपने कदम आगे बढ़ाए। एक पुरानी अलमारी को उसने देखा जिसमें पुराने मेडिकल उपकरण और रिपोर्ट्स रखी हुई थीं, लेकिन जैसे ही उसने उसकी ओर देखा, एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। वह चौंक कर पलटा, पर पीछे सिर्फ अंधेरा था। उसकी सांसें भारी होने लगीं और उसने टॉर्च की रोशनी को चारों ओर घुमाया। तभी अचानक उसे लगा कि एक परछाई उसके बाईं ओर सरक गई। उसकी घबराहट अब डर में बदल चुकी थी। कौन है वहां? रमेश की आवाज लड़खड़ा गई। जवाब में सिर्फ सन्नाटा। फिर एक धीमी सी हंसी की आवाज आई, जैसे कोई बहुत दूर से हंस रहा हो। रमेश का खून जम गया। वह पीछे हटने ही वाला था कि उसे एक पुराने खून से सने बेंच पर हलचल दिखाई दी। उसकी आंखें फटी रह गईं जब उसने देखा कि बेंच पर पड़ी चादर खुद ब खुद हिल रही थी। उसने समझा कि ये उसकी नजरों का धोखा होगा, पर तभी एक सफेद साया चादर से उठकर खड़ा हो गया। रमेश का शरीर कांट की तरह जड़ हो गया। वह साया उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं, मानो वो उसकी आत्मा को चीर कर देख रहा हो। तुम क्यों आए हो यहां? वह आवाज आई, इतनी गहरी कि रमेश के कान सुन्न हो गए। रमेश का गला सूख गया, उसके पैर पत्थर जैसे हो गए थे। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। वह सफेद साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। रमेश के मन में अब बस एक ही ख्याल था, भागो। उसने पूरी ताकत से अपने पैरों को हिलाया और जैसे तैसे दौड़ने लगा, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि वह साया उसके पीछे पीछे आ रहा है।
उसकी टॉर्च हाथ से गिरकर बंद हो गई और चारों ओर घुप अंधेरा फैल गया। परंतु कुछ पल बाद जब उसने हिम्मत कर आंखें खोली तो वह देखकर हैरान रह गया कि वह कमरे में अकेला था। चारों ओर खामोशी पसरी थी, पर उसके कानों में एक धीमी आवाज अभी भी गूंज रही थी, यह जगह मेरी है, वापस मत आना। उस रात रमेश ने किसी तरह खुद को खड़ा किया और वहां से भागते हुए अस्पताल के गार्ड रूम तक पहुंचा। उसके साथी चौकीदार ने उसकी हालत देखी तो पूछने लगा, क्या हुआ रमेश, तुम्हारा चेहरा क्यों सफेद पड़ा है? रमेश कुछ नहीं कह पाया, उसकी आवाज गुम हो गई थी। उस रात के बाद रमेश ने पोस्टमार्टम घर की ओर कभी कदम नहीं रखा। लेकिन उस भयानक अनुभव ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वह जान गया था कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसानों को नहीं छेड़ना चाहिए। रमेश के लिए वो रात एक बुरे सपने से कम नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। वह अक्सर खुद को सोचते हुए पाता कि क्या उसने वाकई कुछ देखा था या ये सिर्फ उसका भ्रम था। अस्पताल में काम करने वाले लोग उसे देखकर फुसफुसाते थे। कईयों ने उससे उस रात के बारे में पूछा, पर रमेश ने हमेशा चुप्पी साध ली। लेकिन कुछ था जो रमेश को चैन से सोने नहीं देता था। उसकी नींद उचट जाती थी और हर रात उसे वही आवाज सुनाई देती, यह जगह मेरी है, वापस मत आना। रमेश को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक रात उसने अपने साथी चौकीदार महेश से अपनी परेशानी बताई। महेश ने एक गहरी सांस ली और कहा, रमेश, इस पोस्टमार्टम घर के बारे में कई कहानियां हैं, कई लोगों ने वहां अजीब चीजें देखी हैं। तुम अकेले नहीं हो जिसने ऐसा अनुभव किया है। महेश की बातों से रमेश का शक और पुख्ता हो गया। अगले दिन रमेश ने पोस्टमार्टम घर के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की ठानी। उसने अस्पताल के एक पुराने कर्मचारी गोपाल से बात की जो कई सालों से वहां काम कर रहा था। गोपाल ने उसे बताया, वो डॉक्टर शर्मा की आत्मा है। कुछ साल पहले एक केस ने उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर दिया था। वो एक लड़की का पोस्टमार्टम कर रहे थे जिसकी मौत रहस्यमय हालातों में हुई थी। डॉक्टर ने किसी को बताया नहीं, पर वे कहते हैं कि वह लड़की जिंदा थी जब उसने पोस्टमार्टम शुरू किया था। रमेश का खून जम गया। एक जिंदा लड़की का पोस्टमार्टम, ये बात सुनकर उसका सिर चकरा गया। गोपाल ने जारी रखा, डॉक्टर शर्मा ने उस रात खुद को फांसी लगा ली थी और तभी से उस जगह से अजीब आवाजें और परछाइयां दिखने लगी। रमेश ने तय किया कि उसे इस रहस्य से पर्दा उठाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस रात रमेश फिर से पोस्टमार्टम घर गया, इस बार महेश और गोपाल को साथ लेकर। तीनों के हाथों में टॉर्च और मन में डर था। अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। महेश ने चारों ओर देखा और कहा, यहां कुछ है, मुझे यकीन है। तभी एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई रो रहा हो। रमेश ने देखा कि कमरे के एक कोने में एक छोटी सी परछाई झुकी हुई थी। उनकी आंखें चौंधिया गईं। जैसे ही उन्होंने पास जाकर देखा, वो परछाई धीरे धीरे उठी और उनकी ओर घूमी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। तुमने मेरे सुकून को तोड़ा है, वह बोली। गोपाल चीखता हुआ पीछे हट गया और रमेश और महेश का शरीर जैसे जम गया हो। परंतु रमेश ने अपने डर को काबू में किया और बोला, हम यहां मदद के लिए हैं, बताओ तुम कौन हो। वह आत्मा कुछ देर तक रमेश की आंखों में देखती रही और फिर एक धीमी आवाज में बोली, मैं वही लड़की हूं जिसे मरने से पहले मरा घोषित कर दिया गया। डॉक्टर शर्मा ने मेरी चीखों को नहीं सुना, लेकिन अब मैं यहां फंसी हुई हूं। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ गया था कि उस आत्मा को मुक्ति चाहिए। रमेश ने अपने डर पर काबू पाते हुए उस आत्मा से पूछा, तुम्हें मुक्ति कैसे मिल सकती है? आत्मा ने अपनी गहरी लाल आंखों से उसकी ओर देखा और धीरे से बोली, मेरा न्याय अधूरा रह गया है। जब तक मेरी सच्चाई बाहर नहीं आएगी, मैं इस जगह बंद ही रहूंगी।
महेश और गोपाल एक दूसरे को घबराई नजरों से देखने लगे। रमेश ने अपने मन में हिम्मत जुटाई और कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हमें यह जानना होगा कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। आत्मा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि वह लड़की, जिसका नाम पूजा था, एक साधारण परिवार से थी और एक रात उसे अचानक से बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था। डॉक्टर शर्मा ने उसे मृत समझकर पोस्टमार्टम शुरू कर दिया, लेकिन पूजा बेहोश थी, मृत नहीं। जैसे ही चाकू उसकी त्वचा से छूटा, उसकी आंखें खुल गईं और उसने दर्द से चीख मारी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर शर्मा इस घटना से इतने घबरा गए कि उन्होंने खुद को दोषी मानते हुए उसी रात आत्महत्या कर ली। लेकिन पूजा की आत्मा का दुख और दर्द उस जगह पर बंधा रह गया। रमेश ने ठान लिया कि वह पूजा की कहानी को लोगों तक पहुंचाएगा। अगली सुबह रमेश, महेश और गोपाल ने अस्पताल के प्रशासन से संपर्क किया और उन्हें पूजा की सच्चाई बताने की कोशिश की। पहले तो किसी ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब रमेश ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य सबूत इकट्ठा कर दिखाए तो प्रशासन को सच्चाई माननी पड़ी। पूजा की कहानी अब पूरे कस्बे में फैल गई। लोग जान गए थे कि डॉक्टर शर्मा की गलती ने एक मासूम लड़की की जान ले ली थी और उसकी आत्मा को इस दुनिया में कैद कर दिया था। प्रशासन ने पूजा की याद में एक प्रार्थना सभा आयोजित की ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। उस रात रमेश ने एक अजीब सा सुकून महसूस किया। वह फिर से पोस्टमार्टम घर की ओर गया, इस बार अकेला। अंदर का माहौल शांत था और वह अब डरावना नहीं लग रहा था। रमेश ने महसूस किया कि पूजा की आत्मा अब वहां नहीं थी। अचानक एक हल्की हवा का झोंका आया और रमेश ने एक धीमी, शांतिपूर्ण आवाज सुनी, धन्यवाद। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह जानता था कि अब उस जगह पर कोई बंधन नहीं था। पोस्टमार्टम घर अब एक खामोश इमारत थी, लेकिन रमेश के लिए वह हमेशा एक कहानी बनकर रह गई। एक कहानी जो दर्द, अपराध बोध और मुक्ति की थी। रमेश ने वह नौकरी छोड़ दी और एक नई जिंदगी शुरू की, परंतु उसने वह अनुभव हमेशा अपने दिल में रखा और कस्बे के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया कि कभी भी सच को छुपाया नहीं जाना चाहिए, चाहे डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। कुछ समय बाद रमेश की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। वह अब अस्पताल की नौकरी छोड़कर एक छोटे से स्टोर में काम करने लगा था, लेकिन पोस्टमार्टम घर की यादें और वह घटना उसके मन में गहराई से बैठी हुई थीं। लोग उसे उस रात के बारे में पूछते, लेकिन रमेश अब ज्यादा कुछ नहीं बताता। वह बस इतना कहता, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ अनुभव करने के लिए होती हैं, समझने के लिए नहीं। एक दिन रमेश को एक अनजान नंबर से फोन आया। दूसरी ओर से एक महिला की आवाज थी, नमस्ते रमेश जी, मैं सीमा बोल रही हूं, पूजा की बहन। मैंने आपकी बहादुरी और सच को उजागर करने की हिम्मत के बारे में सुना। मैं आपसे मिलना चाहती हूं। रमेश चौंक गया। पूजा की कहानी खत्म होने के बाद यह पहला मौका था जब उसे उस परिवार के किसी सदस्य से बात करने का मौका मिला था। उन्होंने मिलने का समय और जगह तय की। जब रमेश सीमा से मिला तो वह एक गंभीर महिला थी, जिसके चेहरे पर दुख और कृतज्ञता दोनों के भाव थे। उसने रमेश से कहा, पूजा को खोने का दर्द हम कभी नहीं भूल सकते, लेकिन आपने हमें न्याय दिलाने में मदद की। मैं आपको धन्यवाद कहने आई हूं। सीमा ने रमेश को बताया कि पूजा की आत्मा को मुक्ति मिलने के बाद उनके घर में भी अजीब घटनाएं रुक गईं। पहले अक्सर उन्हें पूजा की हंसी सुनाई देती थी या अचानक ठंडक महसूस होती थी, लेकिन अब सब कुछ शांत था, जैसे पूजा ने सच में अपनी शांति पाली हो। रमेश को यह जानकर खुशी हुई कि उसकी कोशिशों का असर केवल पोस्टमार्टम घर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह पूजा के परिवार के लिए भी एक राहत बन गया था। सीमा ने उसे एक पुरानी फोटो दिखाई जिसमें पूजा हंसते हुए खड़ी थी। रमेश की आंखों में हल्की नमी आ गई।
वह जानता था कि उसकी एक छोटी सी कोशिश ने किसी की आत्मा को मुक्ति दिलाई थी। दिन बीतते गए और पोस्टमार्टम घर के आसपास की कहानियां धीरे धीरे खत्म हो गईं। अब वह इमारत एक वीरान जगह थी जिसे प्रशासन ने बंद कर दिया था। लोग उसे अब भूतिया नहीं मानते थे, बल्कि एक ऐसे स्थान के रूप में देखते थे जिसने एक भयानक गलती और उसके सुधार की गाथा देखी थी। रमेश की जिंदगी में अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी। उसने वह अनुभव न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक सीख बना लिया। उसने सोचा, डर सिर्फ तब तक होता है जब तक सच अंधेरे में रहता है। एक बार सच सामने आ जाए तो डर का अस्तित्व खत्म हो जाता है। पूजा की कहानी ने रमेश को यह सिखाया कि इंसानियत का असली मकसद दूसरों की मदद करना है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। रमेश की नई जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ रही थी, लेकिन अतीत के साए कभी कभी अब भी उसे घेर लेते थे। वह अपने अनुभवों को शब्दों में बयां करना चाहता था ताकि लोग समझ सकें कि साहस और सच्चाई की ताकत कितनी बड़ी होती है। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपनी कहानी को लिखेगा। रमेश ने एक नोटबुक ली और उसमें अपनी उस रात की कहानी लिखना शुरू किया। उसने विस्तार से बताया कि कैसे उसने पोस्टमार्टम घर में कदम रखा, कैसे पूजा की आत्मा से सामना हुआ और कैसे उसने सच को उजागर किया। लिखते लिखते रमेश को महसूस हुआ कि यह न केवल उसकी कहानी थी, बल्कि उन सभी लोगों की थी जिन्होंने अनजाने में सच को दफना दिया था और डर में जी रहे थे। कुछ महीनों बाद रमेश की कहानी एक स्थानीय अखबार में प्रकाशित हुई। लोगों ने उसे पढ़ा और उसकी बहादुरी की सराहना की। धीरे धीरे रमेश की कहानी कस्बे के बाहर भी फैलने लगी। लोग उससे मिलने आते, उसकी कहानी सुनते और उससे सीखते कि कैसे एक आम इंसान भी असाधारण परिस्थितियों में असाधारण हिम्मत दिखा सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रमेश के पास एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति आया जो देखने में बहुत थका हुआ और परेशान लग रहा था। उसने रमेश से कहा, तुमने जो किया वह काबिले तारीफ है, पर अब तुम्हें एक और काम करना होगा। रमेश चौंक गया। उसने बुजुर्ग से पूछा, क्या काम? बुजुर्ग ने बताया कि उस पोस्टमार्टम घर के नीचे एक पुराना तहखाना है जो वर्षों से बंद है। वह तहखाना कभी अस्पताल का हिस्सा हुआ करता था, जहां पुराने रिकॉर्ड और संदिग्ध मामलों को छुपाया जाता था। कई ऐसी आत्माएं हैं जो अब भी वहां फंसी हैं। उनका सच अब तक दुनिया के सामने नहीं आया। बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा। रमेश को लगा जैसे कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया हो। वह जानता था कि अब उसे एक नई यात्रा पर निकलना होगा, जो उससे पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण और खतरनाक होगी। उसने फैसला किया कि वह अकेला इस बार नहीं जाएगा। उसने महेश और गोपाल को भी अपनी योजना में शामिल किया। तीनों ने ठानी कि वे उस तहखाने का राज खोलकर रहेंगे। अगली रात रमेश, महेश और गोपाल पोस्टमार्टम घर के बंद दरवाजे के सामने खड़े थे। हवा में एक अजीब सा तनाव था। तीनों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाकर सहमति जताई। रमेश ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पुराना जंग लगा हुआ चाबी घुमाया और दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया। वे अंदर दाखिल हुए और इस बार रमेश को किसी अदृश्य शक्ति का एहसास नहीं हुआ, लेकिन एक अजीब सन्नाटा अब भी उस जगह पर था। उन्होंने पुराने फर्नीचर और कबाड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए फर्श की लकड़ियों को हटाया। नीचे एक लोहे का दरवाजा नजर आया जिस पर जंग लगा था और वो बंद था। महेश ने कहा, यह वही जगह है। रमेश ने चाबी से उस दरवाजे को खोला और एक ठंडी हवा का झोंका ऊपर उठा। नीचे अंधेरे में एक सीढ़ी जा रही थी जो अनजान रहस्यों और सच्चाइयों की ओर इशारा कर रही थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय हर कदम के साथ तीनों की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। तहखाने में उतरते ही एक भारी ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। चारों ओर अंधेरा था और दीवारों पर जाले लटके हुए थे। रमेश ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। वह तहखाना पुराना और जर्जर था
और उसमें जगह जगह टूटे हुए फर्नीचर और पुराने कागज बिखरे हुए थे। महेश ने धीरे से कहा, यहां का माहौल अजीब है, लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। उसकी बात सुनकर गोपाल ने सहमति में सिर हिलाया। तभी एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई हवा के साथ सरक रहा हो। तीनों ने चौकन्ने होकर उस दिशा में देखा, पर वहां कुछ नहीं था। रमेश ने तहखाने के बीच में रखी एक पुरानी अलमारी की ओर इशारा किया। उन्होंने मिलकर अलमारी का दरवाजा खोला। उसमें पुराने पीले पड़ चुके कागज थे, जिन पर खून के धब्बे थे। गोपाल ने एक फाइल उठाई और पढ़ने लगा। ये क्या है? ये तो पुराने मामलों के रिकॉर्ड हैं, जिनमें कुछ मरीजों की रहस्यमय मौतें दर्ज हैं। रमेश ने कहा, यही वो सच है जो इतने सालों से छुपा हुआ था। यहां उन सभी मरीजों की फाइलें हैं जिनकी मौत को दबा दिया गया था। शायद इसी कारण कई आत्माएं यहां बंधी हुई हैं। तभी तहखाने के एक कोने से एक धीमी सी आवाज आई। कौन आया यहां? आवाज इतनी धीमी थी कि तीनों के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। रमेश ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई तो देखा कि एक परछाई दीवार से निकलकर उनकी ओर बढ़ रही थी। वह परछाई एक वृद्ध महिला की थी, जिसके चेहरे पर गहरा दुख और दर्द था। तुम हमें देखने आए हो? वह धीमी भरी हुई आवाज में बोली। रमेश ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम आपकी मदद करने आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि यहां क्या हुआ था। वृद्ध महिला की परछाई ने धीरे से सिर हिलाया और इशारा किया कि वे उसकी बात ध्यान से सुने। हम वह लोग हैं जिनका सच दबा दिया गया। हमारी चीखें कभी किसी ने नहीं सुनी। यह तहखाना उन अपराधों का गवाह है जिनकी सच्चाई सामने कभी नहीं आ पाई। डॉक्टर शर्मा और कई अन्य ने अपने फायदे के लिए हमारी जिंदगी ली। महेश और गोपाल की आंखों में डर और सहानुभूति दोनों थे। रमेश ने कहा, आपकी सच्चाई अब दुनिया के सामने आएगी। हम वादा करते हैं कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। वृद्ध महिला की परछाई हल्की सी मुस्कुराई और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। तहखाने का माहौल अचानक से हल्का लगने लगा, जैसे कोई भारी बोझ उठ गया हो। रमेश ने तहखाने की फाइलों को इकट्ठा किया और तीनों ने बाहर की ओर कदम बढ़ाए। बाहर आते ही रमेश को एहसास हुआ कि एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है, सच्चाई को बाहर लाने की और उन आत्माओं को न्याय दिलाने की जिन्होंने इतने सालों तक अंधेरे में दर्द सहा। रमेश, महेश और गोपाल ने तहखाने से मिली फाइलों को ध्यान से पढ़ा। इन फाइलों में मरीजों की दर्दनाक कहानियां दर्ज थीं। ये वो मामले थे जिन्हें अस्पताल के प्रशासन ने या तो दबा दिया था या झूठी कहानियों से ढक दिया था। इनमें से कुछ फाइलों में उन मरीजों के परिवार वालों के बयान थे जो अपने प्रियजनों की रहस्यमय मौत पर सवाल उठा रहे थे। रमेश जानता था कि इस सच को उजागर करना आसान नहीं होगा। प्रशासन और कई प्रभावशाली लोग इसे रोकने की कोशिश कर सकते थे, परंतु उसने ठान लिया था कि वह रुकेगा नहीं। उसने स्थानीय अखबार के एक पत्रकार अरविंद से संपर्क किया। अरविंद ईमानदार और साहसी पत्रकार था, जो सच्चाई को बाहर लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जब रमेश ने अरविंद को तहखाने में मिले कागजात और अपनी कहानी सुनाई, तो अरविंद की आंखों में चमक आ गई। ये एक बड़ी खबर है रमेश। अगर हम इसे सही से पेश करें तो यह पूरा सिस्टम हिल जाएगा, अरविंद ने कहा। अगले कुछ दिनों में अरविंद और उसकी टीम ने इन फाइलों की जांच पड़ताल शुरू की। उन्होंने पुराने दस्तावेजों की सत्यता की पुष्टि की और मरीजों के परिवारों से संपर्क किया। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। अस्पताल का प्रशासन इस खबर से घबराया हुआ था। कई बार रमेश और अरविंद को धमकियां मिली, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। फिर एक दिन अरविंद ने उस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। अखबार की सुर्खियां थीं, पोस्टमार्टम घर का भयानक सच, वर्षों से दबे हुए मामलों का पर्दाफाश। खबर ने पूरे कस्बे में टहलका मचा दिया। लोग चौंक गए कि जिन मामलों को वे भूल चुके थे, वे अब सच्चाई के साथ सामने आ रहे थे।
अस्पताल प्रशासन पर जांच बैठाई गई। कई पुराने अधिकारियों को सवालों के घेरे में लिया गया। कई सच स्वीकारे गए और यह बात सामने आई कि डॉक्टर शर्मा और कुछ अन्य डॉक्टरों ने अपने फायदे के लिए अनैतिक काम किए थे। इस घटना ने पूरे अस्पताल सिस्टम को हिलाकर रख दिया। वहीं दूसरी ओर रमेश को कस्बे के लोगों से सराहना मिलने लगी। लोग उसकी बहादुरी की तारीफ करते नहीं थकते थे। महेश और गोपाल भी उसकी इस सफलता में उसके साथ थे। उन्हें गर्व था कि उन्होंने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसमें इंसानियत और न्याय की जीत हुई। कुछ हफ्तों बाद रमेश एक रात फिर से पोस्टमार्टम घर के पास गया। यह पहली बार था जब वह वहां बिना डर के खड़ा था। उसने महसूस किया कि वह जगह अब शांत थी, जैसे वहां की बंधी हुई आत्माओं को आखिरकार मुक्ति मिल गई हो। एक हल्की सी हवा उसके चेहरे से टकराई और उसे लगा जैसे किसी ने धीरे से कहा हो, धन्यवाद। रमेश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, उन सभी की है जो सच्चाई और न्याय के लिए लड़े। रमेश की जिंदगी अब एक नई राह पर थी। पोस्टमार्टम घर के भयानक सच को उजागर करने के बाद वह कस्बे में एक हीरो बन चुका था। लोग उससे मिलते, उसकी कहानी सुनते और उससे प्रेरणा लेते। लेकिन रमेश को पता था कि यह उसकी आखिरी लड़ाई नहीं थी। उसकी आत्मा में एक नई जागरूकता जाग चुकी थी, सच के लिए लड़ने की, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। कुछ महीने बीत गए। प्रशासन ने पोस्टमार्टम घर को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया। वह जगह अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई थी, एक ऐसी कहानी जो लोगों को सच और हिम्मत की याद दिलाती थी। रमेश ने खुद को पूरी तरह से समाज सेवा में लगा दिया। वह अब स्थानीय लोगों की मदद करता, उनके लिए आवाज उठाता और उन्हें सिखाता कि डर को हराकर सच का सामना कैसे किया जाए। एक दिन रमेश के पास सीमा फिर से आई। उसके हाथ में पूजा की एक छोटी सी डायरी थी जो तहखाने से मिली थी। उसने रमेश से कहा, यह पूजा की आखिरी निशानी है। मैं चाहती हूं कि तुम इसे संभाल कर रखो। यह तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम्हारी कोशिशों ने उसकी आत्मा को मुक्त किया। रमेश ने वह डायरी संभालकर अपने पास रख ली। हर पन्ने में पूजा की खुशियों और सपनों की बातें थीं। रमेश ने महसूस किया कि उसके जैसे आम इंसान भी असामान्य परिस्थितियों में खड़े होकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। यह डायरी उसके लिए एक प्रतीक बन गई, एक याद दिलाने वाला कि सच्चाई और हिम्मत के आगे कोई भी बाधा नहीं टिक सकती। रात के सन्नाटे में रमेश एक बार फिर उस पोस्टमार्टम घर की ओर देखने गया। अब वहां कोई हलचल नहीं थी, कोई अजीब आवाज नहीं। वह जगह अब शांति में थी। रमेश ने गहरी सांस ली और अपने अंदर एक सुकून महसूस किया। वह जानता था कि यह अंत था, परंतु एक नए अध्याय की शुरुआत भी। अब वह सिर्फ रमेश नहीं था, बल्कि सच की खोज में जुटा एक योद्धा था जो समाज के अंधेरों में रोशनी लाने के लिए तैयार